हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स को ठीक से रिवाइज कर रहे होंगे, लेक्चर को पूरा अटेंड कर रहे होंगे, है ना। चलिए, इससे पहले हमने डीपीएसपी को कंप्लीट किया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ लिया था। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया है और आर्टिकल 44 का वो टॉपिक है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। और सवाल ये है कि क्या डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व ये प्रवर्तनीय है क्या नहीं है ना। प्रवर्तनीय है या नहीं, ये हमारा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य को समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए, समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। क्या होता है समान नागरिक संहिता? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। शॉर्ट फॉर्म में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है यूसीसी के नाम से, है ना। यूसीसी कहते हैं इसको, समान नागरिक संहिता कहते हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता, संहिता शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? संहिता शब्द को आप ऐसे समझ लीजिए कि आचरण का जो नियम होता है, आचरण का जो नियम होता है उसी को हम लोग संहिता बोलते हैं। बात समझ में? यानी यहां पे सभी नागरिकों के लिए आचरणों के कुछ नियमों को समान करने की बात करी गई है, ठीक है। जैसे देखिए, जो संहिता होती है ना, संहिता दो प्रकार की होती है। संहिता का जो पहला प्रकार होता है ये आपराधिक संहिता होती है, दंड संहिता इसे बोलेंगे, आपराधिक, आपराधिक संहिता, संहिता या दंड संहिता, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो गैर आपराधिक होता है, जो नागरिक संहिता जिसे कहेंगे हम लोग, नागरिक संहिता, ठीक है। ये गैर आपराधिक होता है। आपराधिक संहिता या दंड संहिता का क्या सेंस होता है? देखिए, जैसे जो अपराध की कैटेगरी में आते हैं, जैसे चोरी करना या लूटपाट करना या हत्या करना या रेप करना इत्यादि, जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें आपराधिक संहिता होती है या दंड संहिता के अंतर्गत आती हैं। और इन सब कृत्यों में सभी आरोपियों को, सभी अपराधियों को जो दंड मिलता है, इस दंड के मिलने का प्रावधान एक समान होता है, एक समान होता है, बशर्ते बालिग रहे, क्योंकि नाबालिग होने पर थोड़ा सा इनकी तुलना में जो दंड मिलता है उसके, क्योंकि उसके दंड का प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है ना। तो अगर चोरी करने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति ने चोरी किया, एक्स और वाई ने, तो क्या दोनों व्यक्तियों को चाहे धर्म के आधार पे, चाहे मूल वंश के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे जन्म स्थान के आधार पे, क्या दोनों को वरीयता मिल सकती है दंड में? नहीं मिल सकती है, किसी को भी नहीं मिल सकती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां जो दंड का प्रावधान बनाया गया ये सबके लिए कैसा है? एक समान है। बस समझ में? और यहां जो दंड का प्रावधान है ये भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से होगा, है ना। तो ये होती है आपराधिक संहिता। नागरिक संहिता के अंतर्गत क्या आता है? नागरिक संहिता में हम लोग कुछ जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होते हैं, उनके आचरण को हम लोग धारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे आचरण में, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में विवाह एक परंपरा है ना। तलाक एक स्थिति है ना, या गोद लेना, गोद लेना, या उत्तराधिकार का नियम। ये जो सारे नियम देख रहे हैं, जिसे हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में इनको फॉलो करते हैं, ये कहलाते हैं नागरिक संहिता। ये सारी चीजें क्या है? नागरिक संहिता है। लेकिन आप देखेंगे कि नागरिक संहिता में कुछ चीजें ऐसी हैं, अच्छा कुछ क्या, लगभग नागरिक संहिता में जितनी भी चीजें इंवॉल्व होती हैं, इन सारी चीजों पे जो नियम है ये धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न है, धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न है।
जैसे तलाक का अगर हम कंसेप्ट समझें तो तलाक धर्म के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे अभी आप लोगों ने तलाक की कंडीशन को, बीच में एक मुद्दा आया था 3 तलाक का। तो जैसे पहले क्या था कि तलाक में आप क्या करते थे, जैसे इस्लाम धर्म में तलाक में ये था कि अगर आप 3 बार किसी को तलाक तलाक बोल देंगे तो उससे जो विवाह है इसका विच्छेद हो जाता था, है ना। जबकि हिंदू में अगर आप देखेंगे, हिंदू समुदाय में तो तलाक के लिए एक प्रोसीजर होता था, एक पूरा प्रोसेस होता था, कोर्ट के थ्रू होता था, तब तलाक होती थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नागरिकों में धर्म के आधार पर आप भिन्नता पा रहे हैं, है ना। धर्म के आधार पे आप भिन्नता पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें, अब सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर जैसे तलाक 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 3 तलाक के अगर कंसेप्ट को हम समझे, जैसे एक हिंदू महिला है, एक हिंदू फीमेल है और दूसरी मान लेते हैं मुस्लिम फीमेल है। आप सोचिए, हिंदू फीमेल को पूरी राइट है, पूरा अधिकार है कि अगर तलाक दिया जा रहा तो उसको कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाकर के वो मुकदमेबाजी के दौरान इसका निस्तारण होगा, है ना। ये प्रावधान है। लेकिन वही क्या मुस्लिम को ये राइट था जब 3 तलाक का कंसेप्ट था? तो आप कहेंगे नहीं, है ना। वहां पे तो 3 बार तलाक बोल देने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो माना ही जाएगा कि तलाक हो गया है। अब यहां पे क्या दोनों महिलाओं की स्थितियां समान है? नहीं है। यहां दोनों महिलाओं की स्थितियों में समानता नहीं दिख रही है। यहां अगर आप देखेंगे तो हिंदू महिलाओं को अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए छूट मिल रही है, उसको अधिकार मिल रहा है, तो यहाँ मुस्लिमों को मिल रहे हैं क्या? मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहे, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां ना हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये एक समान नागरिक की स्थिति को पैदा करना चाह रहा है। और अगर आप ये देखें, नागरिक संहिता की बहुत सारी चीजें एक समान परिस्थिति को क्रिएट नहीं होने देते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 44 अप्लाई होना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से यूसीसी लागू नहीं हो पा रहा है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि यूसीसी को लागू करने में क्या समस्याएं हैं, उसके बाद हम यूसीसी के महत्व को समझेंगे, है ना। तो यूसीसी लागू करने में क्या बाधाएं आ रही है ना। देखो, यूसीसी लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो आती है वो ये आती है कि जैसे आपने देखा, जैसे अभी यहीं पे तलाक की हमने बात करी, है ना। तलाक, जैसे हमने तलाक की बात करी। अब तलाक जो है ये एक धर्म विशेष के आधार पर ये तलाक हो रहा है। वहां जो तलाक का नियम है वो उनके धर्म के आधार पे है कि हमारे धर्म में तलाक यानी शादी तोड़ने का जो नियम है वो यही है कि हम तलाक 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 3 बार बोलेंगे और शादी टूट जाएगी। और क्योंकि ये जो तलाक का प्रोसेस, या ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, मैं केवल तलाक एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो परंपराएं धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती हैं लोगों के लिए। धर्म से पूरी तरह जुड़ी मानी जाती है लोगों के लिए। और अगर लोगों की ये परंपराएं वो मान चुके हैं, उनके जहन में ये चीज बैठी हुई है कि ये मेरी धर्म की चीजें हैं, तो क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 जो है ये क्या करता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और आपको पता है कि आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी है, समान नागरिक संहिता लागू करने की जो स्थिति है, ये संसद करेगा कानून बना करके। और आपको आर्टिकल 13 में ये बात बताया जा चुका है कि 13 क्लॉज 2 में ये बात बताया गया है कि कोई भी ऐसी विधि संसद नहीं बनाएगी, या कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है वो ऑटोमेटिक से शून्य हो जाएगी। अब यहां देखेंगे आप तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि कुछ ऐसी जो कुरीतियों वाली परंपराएं हैं, वो परंपराएं पूर्ण रूप से किससे जुड़ी हुई है? धर्म से। तो लोगों को क्या लगता है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, और अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता है और यूसीसी को लागू कर दिया गया तो उनके मुताबिक ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो इससे एक विवाद की स्थिति बनेगी। तो सबसे बड़ी बाधा ये दिखाई देती है। अगर हम दूसरी बाधा को समझें तो दूसरी बाधा में आप ये समझेंगे कि जो नागरिक संहिता है ना, नागरिक संहिता की लगभग चीजें, नागरिक संहिता की जितनी भी चीजें हैं ये धर्म आधारित है। ये कैसी हैं?
धर्म आधारित है, बहुत तर्कों पर नहीं बेस्ड है, ये शुरू से धर्म आधारित है। और धर्म आधारित होने की वजह से अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो जो अल्पसंख्यक धर्म है, जो अल्पसंख्यक धर्म है, इन धर्म के लोगों के बीच, धर्म के लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, जिससे एक धार्मिक विवाद, एक सांप्रदायिक हिस्सा, दंगा भी हो सकता है ना। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि यूसीसी गवर्नमेंट चाह करके भी इसलिए नहीं लागू कर पा रही है क्योंकि अगर यूसीसी लागू होती है तो वो कई सारे नागरिकों की जो संहिताएं हैं जो धर्म आधारित है, धर्म आधारित संहिताओं का यूसीसी बायकॉट करेगा, यूसीसी मना करेगा उन चीजों से। और अगर यूसीसी उन चीजों से मना करेगा तो होगा क्या, नागरिकों में अपने जिस भी धर्म के खिलाफ, जैसे यूसीसी लागू किया गया तो मान लेते हैं हिंदू धर्म की कोई रीति रिवाज इस चपेट में आ गई, कोई मुस्लिम धर्म की रीति रिवाज इस चपेट में आ गई, तो वो जो कम्युनिटी होगी, वो जो समुदाय होगी, वो समुदाय क्या उस गवर्नमेंट को अगेन वोट करेगी, क्योंकि हमारे देश में धर्म का मुद्दा बहुत संवेदनशील होता है, ऑफ कोर्स नहीं। तो यूसीसी ना लागू करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है वोट बैंक, कि हमारा वोट बैंक नहीं प्रभावित होना चाहिए, है ना। तो वोट बैंक ना प्रभावित हो, इसके भी रेफरेंस में लोग यूसीसी को लागू करने से कहीं ना कहीं हिचकते हैं, कतराते हैं। बात समझ में, ठीक। तो ये होता है यूसीसी में उसको अप्लाई करने में बाधा है ना। इन वजहों से गवर्नमेंट जो अभी यूसीसी को कंप्लीटली लागू नहीं कर पा रही है। बात समझ में, ठीक। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो जाए तो क्या होगा, अगर यूसीसी लागू हो जाए तो क्या होगा, या ये जो आपको बाधाएं दिख रही है, क्या वास्तव में ये सारी बाधाएं सच में बाधाएं हैं या फिर मानसिक स्तर की बाधाएं हैं। देखते हैं, अगर यूसीसी लागू हो गया तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे नंबर 1 देखते हैं, जैसे तलाक की बात करें हम लोग, जैसे तलाक की बात करें, या एक प्रथा है हलाला का, अगर हलाला की प्रथा पे हम बात करें, जैसे हलाला का प्रथा में क्या होता है कि अगर हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, दोनों में किसी भी रीजन से मान लेते हैं हस्बैंड ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो अब मुस्लिम धर्म के हिसाब से ये दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि तलाक हो गया। अब मान लेते हैं झगड़ा शांत हो गया, अब दोनों को वापस से फिर से पति पत्नी की तरह रहना है, लेकिन इस धर्म के मुताबिक अब यह पत्नी इस हस्बैंड के साथ तब तक नहीं रह सकती जब तक यह एक प्रथा से नहीं गुजरेगी जिसका नाम है हलाला। अब इस वुमेन को, इस वाइफ को किसी दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा और फिर वहां तलाक लेगी, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड से निकाह करेगी और फिर अब ये साथ रह सकते हैं। अब आप बस इतना सोचेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये किसी धर्म विशेष का होकर के नहीं सोचना है, आप एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, एक वुमेन के नजरिए से सोचेंगे। अब आप सोचिए कि इस वुमेन की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्वतंत्रता है या दैहिक स्वतंत्रता है, वो कितनी प्रभावित हो रही है। ना चाहते हुए भी किसी दूसरे आदमी के साथ इसको निकाह करना पड़ेगा, वो सारी परंपराएं निभानी पड़ेंगी जो इस शादी में उसने निभाई थी, और फिर से वहां तलाक होगा, फिर वापस से यहां आएगी। इसका मतलब यह है कि इस महिला की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत शोषित है। बात समझ में। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो ऐसी प्रथाओं से वो इनको सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा, क्योंकि अब जैसे बहुविवाह ही है, बहुविवाह ही है। अब बहुविवाह के कंसेप्ट में कई धर्मों को ऐसा लगता है कि बहुविवाह तो हमारी धार्मिक चीज है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर 3 शादियां कर रहा है तो ऑफकोर्स इन तीनों महिलाओं की बहुत सारी स्वतंत्रताएं छिनी हुई हैं। बात समझ में, बहुत सारी स्वतंत्रताएं छिनी हुई है। आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां जो मेल पर्सन है, ये मेल पर्सन पूरी तरीके से सत्ता में है। बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसी प्रथाओं से, ऐसी कुरीतियों से यूसीसी मुक्त करेगा, और उसके साथ साथ जो वुमेन्स हैं या जैसे भी यहाँ बहुविवाह की प्रथा, इन सब चीजों से वुमेन्स प्रोटेक्ट होंगी। और वुमेन्स के प्रोटेक्ट होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यहाँ आप ये देखने को मिलेगी कि जो भी धर्म की महिलाएं यहाँ पीड़ित हैं, वो अन्य जो स्वतंत्र धर्म की महिलाएं हैं, उन महिलाओं में आप पाएंगे कि एक समानता का भाव स्थित होगा, उनमें समान होने की स्थिति पैदा होगी। बात समझ में। तो इसलिए यूसीसी अगर लागू होता है
तो लागू होने से बहुत सारी महिलाएं जो इन कुरीतियों के चपेट में आने से उनकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं छीन रही हैं, वो स्वतंत्रताएं नहीं छीनेंगी, अन्य महिलाओं की तरह उनको भी समानता का अधिकार मिल जाएगा। बात समझ में? अब अगर आप देखें तो इस पर्सपेक्टिव से देखने पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो कुरीतियां हैं, एक्चुअल में ये कुरीतियां हैं, ये संस्कृति नहीं कही जा सकती इनको। बात समझ में? और अगर इन्हें हम संस्कृति नहीं कहेंगे तो यूसीसी लागू होने से क्या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब ये संस्कृति ही नहीं है, जब ये धार्मिक मुद्दा ही नहीं है, तो फंडामेंटल राइट का बैलेंस कैसे होगा? ना तो अब आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा, ना तो आर्टिकल 26 का उल्लंघन होगा, ना तो आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा जो कहता है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। बात समझ में? किसी का उल्लंघन नहीं हुआ। बात समझ में? तो लागू करने का पहला ये एक बड़ा लाभ मिलेगा। स्पष्ट हुआ? दूसरी चीज ये कि जो स्त्री है ना, स्त्रियों में समानता का कंडीशन पैदा होगा, या हम कह सकते हैं स्त्री स्वाधीनता। स्त्री स्वाधीनता यूसीसी के लागू होने से स्त्री स्वाधीनता को बल मिलेगा और उसके साथ साथ लैंगिक न्याय को बल मिलेगा। लैंगिक न्याय को बल मिलेगा, है ना। इन चीजों को इनके अधिकार मिलेंगे, राइट मिलेंगे कंप्लीटली। बात समझ में? ठीक। तो यूसीसी के लागू होने से ये सारे लाभ हैं। एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है। तो यूसीसी इस तरीके से आर्टिकल 44 एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपने समझा इस डिबेट को। अब इसके बाद हम देखते हैं आज का टॉपिक जो आज हमें पढ़ना था, ये भी पढ़ना ही था पर पढ़ लिए। अब देखिए हमें पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। IES ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है? आपको मौलिक अधिकार मिले ना, और मौलिक अधिकार अगर खाली हमें केवल अधिकार मिले तो बैलेंस है क्या चीजें? नहीं बैलेंस है ना। तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य का होना भी जरूरी है। हमें केवल और केवल बिना काम किए अगर हमें सारी चीजें मिलती चली जाएं तो कहां बैलेंस हुई चीजें, है ना। अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं तो हमें कुछ हमारे भी तो कर्तव्य होने चाहिए उन राइट्स के अपेक्षा में, है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य का मतलब जो एक नागरिक के कर्तव्य होने चाहिए वो क्या है, इस टॉपिक में हमें वही समझना है, ठीक है। देखिए संविधान की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी, जिन्होंने बताया कि मौलिक कर्तव्य भी एक चीज है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट तो मिला ही हुआ है। अब फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, है ना। तो स्वर्ण सिंह समिति के दौरान इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति में यह निर्णय हुआ कि मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 2002 में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ, तो उसी के दौरान हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और ये 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं, ये भाग एक्चुअली एक भाग नया बनाया गया था, भाग 4A, ठीक है। भाग 4A में ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और एक आर्टिकल भाग 4A में आर्टिकल 51A और 51A में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आर्टिकल 51A का क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C ऐसे करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन फिर जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में
ये था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके जरिए एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए का क्लॉज ए, ये ऐड किया गया। बात समझ में? तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य ध्यान रखेंगे, ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 के दौरान हमारे अस्तित्व में आई। और भाग चार में आर्टिकल 51 ए करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें, और कब जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 2002 में एक फिर अमेंडमेंट हुआ, 86वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में आर्टिकल 51 ए का क्लॉज के जोड़ा गया, यानी 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी वर्तमान समय में अगर हम कहेंगे तो वर्तमान समय में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो हम कहेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। बात समझ में? जब शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे तो उनकी संख्या 10 थी। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के दौरान एक फंडामेंटल ड्यूटीज और बढ़ाया गया, और वो था आर्टिकल 51 ए का क्लॉज के। बात समझ में? अब एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है ये सांविधिक है। फंडामेंटल राइट क्या है? सांविधिक, यानी ये विधि के द्वारा बनाया गया है, सांविधिक। ये नियम कानून के द्वारा बनाया गया है ना, ये सांविधिक है। बात समझ में आई? एकदम स्पष्ट है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये जो सारी बातें हैं वो क्या है। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे वनडे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 51 ए का क्लॉज ए। आर्टिकल 51 का क्लॉज ए क्या कहता है? आर्टिकल 51 का क्लॉज ये कह रहा है कि सभी नागरिकों को राष्ट्रगान, सभी नागरिकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और जितने भी संविधान के आदर्श हैं, संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्श, या जितनी भी चीजें संविधान से संबंधित संस्थाएं हैं, संस्थाएं, इनका प्रत्येक नागरिक को सम्मान करना होगा। ये हमारी पहली ड्यूटी है, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान के जितने आदर्श हैं सभी आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, है ना। ये हमारी पहली ड्यूटी है, पहला मौलिक कर्तव्य है। बात समझ में? तो ये सभी नागरिकों के लिए है कि सभी नागरिक राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, संविधान के जितने आदर्श उनका सम्मान करें, संस्थाओं का सम्मान करें। बात समझ में? ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज, आर्टिकल 51 ए के क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि जितनी स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श हैं, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का भी हमें आदर करना चाहिए, है ना। आर्टिकल 51 ए का क्लॉज बी क्या कह रहा है कि जो स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श हैं, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श के आदर्शों का हमें सम्मान करना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन का मतलब ये हो गया कि जैसे हमें आजादी दिलाने के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं, उनके आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल हुआ, जो व्यक्तित्व शामिल हुआ, जो अखबार हुए, जितनी भी चीजें हुई, उन सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। स्पष्ट हुआ? तीसरी चीज, आर्टिकल 51 ए का क्लॉज बी के सी क्या कह रहा है? आर्टिकल 51 ए का क्लॉज सी ये कहता है कि भारत की जो एकता है, भारत की जो अखंडता है, ठीक है, हमें भारत की एकता को, अखंडता को और जो संप्रभुता है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और संप्रभुता की हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो भारत की एकता, भारत की अखंडता और जो संप्रभुता है, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आई होप आप इनका मतलब समझ पा रहे हैं। एकता का मतलब कि लोगों के बीच में आपसी मित्रता का व्यवहार हो, भाईचारे का व्यवहार हो, एकता। भारत की अखंडता का मतलब यह है कि जो जियोग्राफिकल फेज है हमारा वो ना टूटे। संप्रभुता का मतलब कि हम अपने देश के लिए संप्रभु हैं, हमारा देश संप्रभु है और हमें इसकी रक्षा करनी है। संप्रभु होने का मतलब कि अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को वो खुद ले सकता है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र इस बात की पूरी तरीके से रक्षा कर पाए कि हम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने अपने लोकतंत्र के जरिए कि वह हमारे देश को उस
फेज तक कायम रखे, उस स्थिति तक हमेशा कायम रखे जहां हम संप्रभु हों, यानी अपने निर्णय स्वयं ले सकें, है ना। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 51 का ए क्लॉज डी। आर्टिकल 51 का क्लॉज डी क्या कह रहा है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, बात समझ में। और देश की सेवा के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा में हमें अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। आई होप बेसिक बात है, आप ये समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 51 क्लॉज ए का ई क्या कह रहा है। ये कहता है कि नागरिकों में भाईचारा जो है, नागरिकों को आपस में जो भाईचारा है, इस भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। नागरिक आपस में ऐसे रहें कि ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा क्या हो, बढ़े। और इसके साथ साथ जो धार्मिक एवं भाषाई बहुलता है हमारे देश में, धार्मिक एवं जो भाषाई बहुलता है, भाषाई बहुलता है, बहुलता है, हमें इनको बचा करके रखना है ना। इनके बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। यानी जो धर्म है, धर्म के आधार पे एवं भाषा के आधार पे जो भिन्नता आपको दिखाई देती है कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें इनकी रक्षा करनी है, हमें इनमें विभेद नहीं रखना। जैसे आजकल आप देख रहे हैं भाषाई बहुलता में इतने विभेद है, इतने डिबेट्स हैं कि तुम यहाँ इस देश में इस राज्य में हो तो तुम ये भाषा बोलो, मजबूर किया जा रहा है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे बटेंगे नहीं, उन पे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, है ना। तो धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करनी होगी हमें, ठीक है। आजकल आप लोग खूब सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि वो अपने आप को संविधान के साथ खड़े रह करके संविधान का साथ देने वाला बताते हैं, लेकिन वो अक्सर वैसे ही काम करेंगे जिनमें से इनके अधिकांश चीजों का उल्लंघन दिखाई देगा आपको, बात समझ में। तो अगर कोई व्यक्ति सच में कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातों को समझ रहा है, मान रहा है, तो वो अपने इस कर्तव्य पर भी ध्यान देगा, जो कि साफ साफ कह रहा है कि भाईचारा बढ़ाने की स्थिति होनी चाहिए। धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे जो हमारे बीच विविधता है, उस विविधता की हमें रक्षा करनी चाहिए, ना कि हमें ये करना चाहिए कि तुम इस राज्य से आए हो, इस राज्य में हो, यहाँ खा रहे हो, यहाँ कमा रहे हो, तो तुम इसी की भाषा बोलो, इसी की बोली बोलो। ये मजबूर नहीं करना चाहिए, हालांकि प्रयास करना चाहिए कि हम जहां पे हैं उन भाषाओं को सीखे समझे, ताकि बोलचाल एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर एक झगड़ा नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम बोलो ही, तुम ऐसा करो ही, है ना। तो ये चीज धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करनी चाहिए। और एक चीज कि स्त्री के सम्मान के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी हम एक भी ऐसा कार्य ना करें, खासकर कार्य का मतलब प्रथाओं से, कि स्त्री के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं को हमें रोकना चाहिए, उन प्रथाओं के खिलाफ खड़े होना चाहिए हमें। ये कहता है आर्टिकल 51 ए का क्लॉज ई, बात समझ में। और उसके बाद क्या कह रहा है आर्टिकल 51 ए का क्लॉज एफ, ये कह रहा है कि हमारी जो सामरिक संस्कृति है, हमारी जो सामरिक संस्कृति है, सामरिक संस्कृति का मतलब कि बहुत सारी चीजों की संस्कृति हमारे में इंक्लूडेड है ना, एक अकेली संस्कृति नहीं है, बहुत सारी संस्कृतियों का इसमें समावेश दिखाई देता है। यानी हम आसान शब्दों में कहें तो कहेंगे मिली जुली संस्कृति। तो जो मिली जुली संस्कृति है ना, हमें चाहिए कि हम अपनी इस मिली जुली संस्कृति को खूब बढ़ाएं, बात समझ में, इतना तक आप समझ पाए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 51 ए का EFG। आर्टिकल जी क्या कहता है? आर्टिकल जी कहता है कि जो पर्यावरण है, हमें पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण वरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। और उसके बाद आर्टिकल 51 ए का एच क्या कह रहा है? एच कह रहा है कि जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, यानी वैज्ञानिक सोच, हमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, बात समझ में। और मानववादी सोच को विकसित करना चाहिए, मानववादी सोच को विकसित करना चाहिए।
ये दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाने और मानववादी सोच को भी बढ़ाने, ये दोनों चीजें एक साथ क्यों, है ना? अगर वैज्ञानिक मनोवृत्ति बढ़ेगी तो बहुत खतरा है। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, क्रिस 3 नाम उसमें, उसमें जो विलेन का किरदार निभाता है वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति तो खूब बढ़ा लेता है, लेकिन उसकी सोच क्या मानववादी होती है? नहीं। तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ मानववादी सोच भी रहनी चाहिए, ताकि क्लैश ना कर जाए चीजें, समन्वित रहे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके रहे। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आई, आर्टिकल 51A का आई क्या कहता है? आई कह रहा है कि जो सामूहिक संपत्ति है हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से बच करके रहना चाहिए। सामूहिक जो संपत्ति है हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। आप देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग खूब लड़ रहे हैं, खूब झगड़ रहे हैं, किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं इस नाम पर, क्योंकि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मैं संविधान के साथ खड़ा हूं, ये वो करके। लेकिन उनको ये चीज शायद मालूम नहीं होती कि संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है कि आप हिंसा से दूर रहिए, आप मानववादी सोच को डेवलप करिए, ये सारी चीजें हैं ना। सामूहिक संपत्ति को डिस्ट्रॉय मत करिए, उनकी रक्षा करिए, ये सारी चीजें हमारी मौलिक कर्तव्य है। हाँ, अगर कुछ चीजें कहीं पे भी ऊपर नीचे होती हैं तो उसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन है, वहां की सरकारें हैं, उनको इन सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब आर्टिकल यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, काफी जगह हमारे पास है ना। अब देखें आर्टिकल 51A का आई जे। आर्टिकल 51 का जे क्या कह रहा है? ये कहता है कि व्यक्तिगत और जो सामूहिक क्षेत्र है इस क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करिए। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, ये कह रहा आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51A का क्लॉज जे। अब उसके बाद आपको मालूम है एक आर्टिकल और ऐड हुआ, कब? 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। और वो क्या था? वो था आर्टिकल 51A का क्लॉज के। और आर्टिकल 51 का क्लॉज के क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी अभिभावक है इन अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इन बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। मतलब इनको जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको आप पढ़ाई लिखाई करने का ज्यादा से ज्यादा स्कोप देंगे, ताकि उनके जो अपने अधिकार हैं, क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल 21A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 के जरिए ही जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है ना, राज्य उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करेगा, तो उनके फंडामेंटल राइट उनको मिल सके, तो ये अभिभावकों का कर्तव्य है। बात समझ में? तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य की कुछ आलोचना भी की गई है। ठीक है, तो अब जरा समझो कि मौलिक कर्तव्यों की क्या क्या आलोचनाएं हैं। आलोचना देखिए, मौलिक कर्तव्य में ना कई सारी बातें आपको रिपीट दिखाई देंगी। तो पहली आलोचना तो यही है कि मौलिक कर्तव्यों में कई चीजें आपको दोहराव दिखाई देगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कई चीजें रिपीट दिखाई देंगी, है ना। जैसे कौन सी चीजें रिपीट दिखाई देंगी? आप देखेंगे यही कहा गया है संविधान के आदर्श, और फिर आगे आपको मिलती जुलती चीजें, फिर वही आगे आप कह रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श, है ना। तो लगभग एक दूसरे से मिलती हुई चीजें हैं, उनके बारे में बात करी जा रही है। और संविधान के आदर्श का मीनिंग हो गया कि अखंडता, एकता, संप्रभुता। तो ये सारी चीजें अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें कई सारी बातें रिपीट करी गई हैं। दूसरी चीज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो ड्यूटीज थी उनका यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया गया है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था मतदान।
मतदान एक ऐसा कर्तव्य है जिससे पूरे लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। बात समझ में? अब उसके रेफरेंस में यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ नहीं कहा गया है, तो एक महत्वपूर्ण मतदान या कर देना, टैक्स देना, है ना, ये सारी चीजें भी मौलिक कर्तव्य में इंक्लूड होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बाहर है। बात समझ में? तीसरी चीज कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो इसके लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती, ठीक है, जिसकी जरूरत थी, जिसकी नीड थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। अगर ये सारी चीजें होती तो हमारा मौलिक कर्तव्य एक बेहतरीन रूप में हमारे सामने दिखाई देता। हालांकि अगर नहीं भी है तब भी हमें समझना चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य है और हमें इसका पालन करना चाहिए। बात समझ रहे? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब कल से हम लोग राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही।